ये आरोप तो आप लगा रहे हैं 2005 और 2007 के बीच में 1,35,00,000 रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से मिले थे। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं ज्यादा चीनी बढ़ता खतरा। भारत की 3,560 कंपनियों में भारत में 174 चीनी कंपनियां रजिस्टर्ड है। कैसे हमारा कारोबार उनके साथ, बल्कि ये कहिए उनका कारोबार यहां पर फल फूल रहा है। चीनी निवेशकों को, शेयरधारकों का हिसाब नहीं है। 2003-4 में चीन से 4.34 अरब डॉलर आयात हमने किया है। 2021-22 में चीन से 94.2 अरब डॉलर आयात हमने किया है। 2003-4 से लेकर 2020-21 में 20 गुना आयात बढ़ा है हमारा चीन से। भारत चीन में व्यापार घाटा जो है वो 73 अरब डॉलर का है। भारत की 3,560 कंपनियों में चीनी निदेशक है। अब मुझे जल्दी से बताइए ये सुधांशु जी, जिसके बाद मैं सीधा जनरल मलिक के पास जाऊंगी, एक छोटा सा जवाब दीजिए कि एक तरफ आप बिजनेस करते हैं, दूसरी तरफ आप बार बार राजीव गांधी फाउंडेशन और नेहरू को याद दिलाते हैं। आप 8 साल सत्ता में रहे, आपने ये एलएसी के रेजोल्यूशन के लिए क्या कदम उठाया है? अभी तक क्या किया है आपने? अब इनको अतीत और वर्तमान दोनों को जवाब दे देता हूं। पिछले 2-3 साल का जवाब देता हूं। संजय निरुपम जी बहुत आक्रोश और आवेश में बोल रहे थे, मैं बता रहा हूं हमने पिछले 4 साल में क्या किया है। धारा 370 पे चीन सर के बल खड़ा हो गया, एक प्रस्ताव नहीं ला पाया यूएन में। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं बन पाया। मौलाना मसूद अजहर को हमने आतंकवादी साबित करवा लिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना उसको नहीं रोक पाया। और मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज चाइना के साथ खड़े हुए 3 देशों का नाम बता दीजिए, सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़। पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है चाइना। और ये उनके पीपुल्स डेली ने मई में 2020 में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में भी यह बात लिखी थी कि तियानामेन स्क्वायर के बाद के दौर के सबसे बुरे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में इस समय चाइना है। मगर अफसोस कि जिस कोविड के लिए पूरी दुनिया ने चीन को दोषी माना, परंतु उस कोविड के लिए इनके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोविड शब्द यूज किया, यानी मोदी जी से कनेक्ट किया। हैसियत नहीं थी कि सी जिनपिंग के ऊपर क्वेश्चन उठा देते। और रही बात पैसे की, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो विदेशी कंपनियां भारत में काम करती हैं संजय निरुपम जी, वो भारत के सिस्टम। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई मैं चाइना पे बोल रहा हूं भाई, चाइना पे। अरे चाइना पे तो समझ में आ रहा है ना, दान का एहसान चुका रहे हैं या करार का प्यार निभा रहे हैं। अब मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाई, अरे मैं जवाब दे रहा हूं भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बीच एक एक करके मान्यवर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं आपको टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। एक एक करके प्लीज संजय जी। मैं टेक्निक आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, अपने टर्न का इंतजार किया। अब मैं बता, जो भी विदेशी कंपनी भारत में काम करती है वो भारत के कानून के अनुसार काम करती है, भारत को टैक्स देती है। तो कल के दिन आप कहेंगे भारत सरकार क्या विदेशी कंपनी से टैक्स लेती है? नहीं, टैक्स देती है वो, भारत के नियम का पालन करती है और भारत के कानून से बंधे रहना पड़ता है जब भारत में काम करते हैं। मगर मान्यवर सुनिए, विदेश का दूतावास जो भारत में होता है वो भारत के कानून से बंधा नहीं होता है, वो उस सरकार की टेरिटरी होती है भारत में। यहां तक कि हमारी अगर पुलिस भी चाहे तो उसमें नहीं घुस सकती है। आपने दूतावास से पैसा लिया है, वो सीधे उस सरकार का प्रतिनिधि होता है हमारे देश के अंदर, और हमारी सरकार का उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो कंपनियां होती है, इसलिए जमीन आसमान का अंतर है। आपने सीधे सरकार से पैसा लिया और मैत्री के शोध के लिए लिया। कृपया मैत्री का शोध बता तो दीजिए, 14 साल में ये कौन सा मैत्री का शोध किया, वही चल रहा है। जनरल मलिक, 3 बड़ी बातें हैं। एक तो एलओसी का रेजोल्यूशन ना, उसका रिजॉल्व ना होना कैसे एक मुसीबत लगातार बना हुआ है। हमने डोकलाम, गलवान और अब तवांग देख रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है सर, जो पीएलए का आप कहना है कि भारतीय सेना आ गई थी, उसको किस तरह से हम देखें? तीसरी तरफ, क्या ये इंसिडेंट्स में कांग्रेस, बीजेपी या फिर दोनों की सरकारों में फर्क है जो आर्मी को इस वक्त निर्देश दिए गए हैं जमीन पर ऑन ग्राउंड डीलिंग के लिए? तीनों सवालों पर आपका जवाब जनरल मलिक। थैंक यू अंजना। ये 3 सवाल के जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस जगह का बैकग्राउंड भी बता दूं जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। जब से इंडिया और पाकिस्तान एलएसी के बारे में बातचीत करना शुरू किया है, मैं 1990s के बारे में बोल रहा हूं, तब से ये जगह जो है जहां से एक डिस्प्यूटेड एरिया मानी गई। और ये भी मैं बता दूं कि कारगिल वॉर के समय भी चीनी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग
अंदर घुसने की कोशिश की थी। हमारे लोगों ने वहां पर मुकाबला किया, चाहे हम कारगिल में लड़ाई लड़ रहे थे फिर भी हमने यहाँ पर मुकाबला किया और 2.5-3 महीने के बाद में उनको वापस जाना पड़ा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर अभी जो है हालत, खास पिछले 2.5 सालों के बाद में, गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद में, अब हमने बहुत मजबूत चीजें बना दी हैं। वहां पर सेना की तादाद भी बढ़ी है और वहाँ के जो हथियार हैं उनको भी हमने ज्यादा वहां पर दिए हैं। और कम्युनिकेशन जो है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। अब आपका पहला सवाल था, दोहराएंगे आप प्लीज? सर, मेरा पहला सवाल यही था कि जो ये एलएसी का रिजॉल्व नहीं हो पाना, क्या ये कांस्टेंट यहाँ पर जोन हम देख रहे हैं, डोकलाम हमने देखा, हमने गलवान देखा, आप तवांग देख रहे हैं, इसका क्या रेजोल्यूशन है? दोनों सरकारों के डील करने के तरीके में क्या फर्क है? और पीएलए ने जो ये दावा किया है कि भारतीय सेना आ गई थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एलएसी को जब तक नक्शों के ऊपर, मैप्स के ऊपर मार्क नहीं किया जाए, और वो चीन नहीं चाहते हैं, हमने बहुत कोशिश की है कि वो उनको मनाया जाए कि जब तक आप एलएसी को मार्क नहीं करोगे तो जितने भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हमने एग्रीमेंट किए हैं वो चल नहीं सकेंगे। और यही हुआ है अभी तक। और ये जो बीच बीच में झड़पें होती रही हैं, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में या अरुणाचल में, ये वजह सिर्फ एक ही है कि वो नक्शे के ऊपर एलएसी को मार्क नहीं करना चाहते। ठीक है। और वो उसको वेग रखते हैं, और मेरा ख्याल में वो उसको डेलिब्रेट वेग रखते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये उसके अलावा ये भी मैं कह दूं कि उन्होंने खूब प्लान करके किया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो वहां पर स्ट्रेंथ बढ़ा रहे थे, और 3 बजे सुबह घुस के आना इतनी बड़ी तादाद में, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और ये खास प्रवोक करने का एक उनका षड्यंत्र था। तो ये जो है, जब तक हम नक्शे के ऊपर एलएसी को नहीं लगा सकते दोनों तरफ से मिलकर, तब तक ये जो है इंसिडेंट ये चलते रहेंगे।